नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सच में किसी महाकाव्य से कम नहीं है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। मेहरानगढ़ किले के ठीक पीछे ढलते सूरज की वो सुनहरी रोशनी, रेगिस्तानी हवाओं में उड़ती धूल और शाही राजपूत कवच के साथ लाल सुनहरी पगड़ी पहने गर्व से खड़े महाराजा जसवंत सिंह। उनके हाथ में चमकती तलवार और पृष्ठभूमि में लहराते शाही ध्वज। मतलब ये पूरा नज़ारा ही मारवाड़ के गौरवशाली इतिहास और उसकी रंग बिरंगी संस्कृति को बयान कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के जोधपुर के इस शूरवीर शासक की ऐतिहासिक कहानी की गहराई में उतरते हैं। और हाँ, ये जो 17वीं सदी की कहानी हम आज खंगाल रहे हैं ना, ये कोई मनगढ़ंत या सुनी सुनाई किंवदंती नहीं है। इसका पूरा आधार जोधपुर हुकूमत री बही जैसे बिल्कुल प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। दरअसल ये वो असली दस्तावेज हैं जो हमें एक ऐसे शासक के जीवन, उनके युद्धों और उनके शासन का आंखों देखा हाल बताते हैं। इन्हीं प्राथमिक स्रोतों के जरिए हम आज युद्ध, कूटनीति और कुछ बहुत ही गहरी त्रासदियों से भरी इस कहानी को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं धर्मत का शेर और मुगल उत्तराधिकार युद्ध। साल 1658। ये मुगल इतिहास का वो दौर था जब उत्तराधिकार को लेकर एक बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया था। इसी साल के बीच में लड़ा गया था ऐतिहासिक धर्मत का युद्ध। और इस पूरी भारी राजनीतिक उथल-पुथल के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे हमारे महाराजा जसवंत सिंह। उन्होंने इस संघर्ष में मुगल सेना के एक बहुत बड़े हिस्से का नेतृत्व किया था। देखा जाए तो ये महज कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये ताकत और वफादारी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है, वो है उनका अदम्य साहस। जरा उस माहौल के बारे में सोचिए। तेज रेगिस्तानी हवाएं चल रही हैं, धूल उड़ रही है और सामने भविष्य के मुगल सम्राट औरंगजेब की विशाल सेना खड़ी है। ऐसे खौफनाक ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में पूरी दृढ़ता और निडरता के साथ डटे रहना, ये अपने आप में लीडरशिप और उस निडर राजपूत साहस का सबसे बड़ा प्रमाण है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं उनके शासन और शाही पत्रों पर, यानी इस भारी कवच के पीछे आखिर इंसान कैसा था। मतलब विरोधाभास देखिए। एक तरफ तो धर्मत के युद्ध के वो खूंखार सेनापति हैं जिन्होंने बड़े बड़े दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए, लेकिन दूसरी तरफ वो साहित्य और कला के बहुत बड़े संरक्षक भी हैं, एक बेहद प्रतिष्ठित विद्वान। उनके राज में सिर्फ तलवारों की खनक ही नहीं सुनाई देती थी, बल्कि ज्ञान और संस्कृति की भी पूरी गूंज थी। और यही जो शानदार संतुलन है ना, ये उन्हें 17वीं सदी के राजपूताना इतिहास का एक बहुत ही अलग और बहुआयामी शासक बनाता है। जोधपुर हुकूमत री बही के ये दस्तावेज हमें साफ साफ बताते हैं कि उनका प्रशासन कितना संतुलित था। ये वाकई हैरानी की बात है कि एक निडर योद्धा का राजकाज सिर्फ ताकत के जोर पर नहीं चल रहा था, बल्कि उसमें बहुत गहरी बौद्धिक सोच और मारवाड़ की रंगीन शाही संस्कृति घुली हुई थी। इतिहास में उनकी जो ये केंद्रीय जगह बनी है, वो सिर्फ जंग जीतने से नहीं, बल्कि न्याय और कला को बढ़ावा देने से बनी है। अब आते हैं इतिहास के उस काले पन्ने पर, उत्तराधिकार की त्रासदियां और संकट में घिरा शाही वंश। देखिए, कोई भी महान गाथा सिर्फ जीतों और जश्न से मुकम्मल नहीं होती। उसमें कुछ ऐसी त्रासदियां भी छुपी होती हैं जो पूरे राजघराने की नींव तक हिलाकर रख देती हैं। मारवाड़ के शाही परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब महाराजा जसवंत सिंह के बेटे पृथ्वीराज सिंह का बहुत ही कम उम्र में दुखद निधन हो गया। ये सिर्फ एक पिता के लिए पहाड़ टूटने जैसा नहीं था, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक ऐसा विनाशकारी झटका था जिसने आने वाले कल पर एक बहुत ही गहरी और लंबी परछाई डाल दी। और ये सब एक बहुत ही विनाशकारी चेन रिएक्शन की तरह हुआ। पहले वारिस पृथ्वीराज सिंह की अचानक मौत होती है और उसके कुछ ही समय बाद पेशावर में खुद महाराजा जसवंत सिंह का निधन हो जाता है। इन दो लगातार झटकों ने तुरंत एक ऐसा उत्तराधिकार संकट खड़ा कर दिया जिसका पूरा बोझ नवजात अजीत सिंह के कंधों पर आ गिरा। इस घटनाक्रम ने मारवाड़ को एक ऐसी राजनीतिक अराजकता में धकेल दिया जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। पेशावर में निधन, शेर का पतन। जरा सोचिए, एक इतना शक्तिशाली शासक अपनी आखिरी सांस लेता है, वो भी बहुत दूर, पेशावर में, अपने प्यारे मारवाड़। मेहरानगढ़ की उस शानदार वास्तुकला और शाही मशालों की रोशनी से मीलों दूर। उनका घर से इतनी दूर जाना भावनात्मक रूप से तो दुखद था ही, लेकिन इसने पूरे राजपूताना में एक बहुत बड़ा सत्ता का शून्य भी पैदा कर दिया। जाहिर सी बात है, जब राज्य की छत अचानक से गिर जाए तो तूफानों का आना तय है। जाहिर है,
पेशावर में उनके निधन के बाद जो ये पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन आया, उसने अजीत सिंह के दावे को लेकर एक बहुत ही कड़वे संघर्ष को जन्म दे दिया। प्राथमिक दस्तावेज हमें बताते हैं कि मुगल दरबार और अलग अलग गुटों के बीच इस बात पर जमकर खींचतान हुई कि मारवाड़ की गद्दी पर अगला वारिस कौन बैठेगा। मतलब इतिहास गवाह है कि जब भी कोई इतना कद्दावर नेता विदा लेता है तो पीछे कितनी भारी उथल-पुथल मच जाती है। तो इस पूरी राजनीतिक उथल-पुथल और भयानक संकट के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है कि इतने बड़े झटके के बाद एक राज्य अपने उस महान रक्षक का, अपने उस शेर का सम्मान आखिर कैसे करता है? उनकी उस महान विरासत को इतिहास के पन्नों से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए कैसे जीवित रखा जाता है? संगमरमर की विरासत, जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ किले के पास बना सफेद संगमरमर का एक बेहद खूबसूरत और राजसी स्मारक। इस जगह के बारे में जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है इसका विरोधाभास। मतलब महाराजा का पूरा जीवन युद्धों, संघर्षों और एक उग्र ज्वाला के समान गुजरा, लेकिन उनकी याद में जो ये स्मारक बना है वो बिल्कुल शांत, सफेद और शीतल संगमरमर से बना है। ये उनके उस तूफानी जीवन को एक बेहद शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि देने का तरीका है। ये वास्तुकला का कोई आम अजूबा नहीं है। ये 17वीं सदी के उस महाकाव्य जैसे इतिहास को आज की दुनिया से जोड़ने वाला एक जीता जागता स्मारक है। मेहरानगढ़ किले के पास आज भी पूरे गर्व से खड़ा ये जसवंत थड़ा हमें उस सिनेमाई दुनिया में खींच ले जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि मारवाड़ की वो शाही संस्कृति, वो कमाल की राजस्थानी वास्तुकला और उस दौर की कहानियां आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। लेकिन अंत में इस ऐतिहासिक यात्रा को विराम देते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। क्या किसी भी महान नेता को बस पत्थरों में अमर कर देने से उनकी विरासत की वो असली, तेज रेगिस्तानी हवाओं वाली भावना सचमुच कैद हो जाती है? जब हम मारवाड़ पर एक शानदार सुनहरे सूर्यास्त की कल्पना करते हैं तो ये सोचना लाजिमी है कि एक शासक का वास्तविक स्मारक इन सफ़ेद पत्थरों में होता है या इतिहास के उन पन्नों में जो सदियों बाद भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। इस सफ़र में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।